देखो, झारखंड में एक फॉर्म आने वाला है। उसके बारे में नोटिफिकेशन आ गया है, आपने जरूर देखा होगा, झारखंड पात्रता परीक्षा। और इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि ये उन लोगों के लिए है जो किसी वजह से नेट नहीं पास कर पाए हों और झारखंड राज्य में भविष्य में आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में शामिल होना चाहते हो, तो ऐसे लोगों के लिए जेट परीक्षा आयोजित कराई जाएगी झारखंड सरकार के निर्देश पे, झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। अब इसका फॉर्म वगैरह कब से भरा जाएगा ये आप गूगल पे भी देख सकते हैं, या पिछले वीडियो में मैंने बताया था, शायद 17 सितंबर या कुछ ऐसे है डेट, उसमें आप देख लेना। अच्छा, अब परीक्षा में जैसे आपको शामिल होना है और आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से, अर्थशास्त्र से शामिल होना चाहते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ये सोच रहे होंगे ना कि पाठ्यक्रम क्या हो सकता है, और साथ ही साथ जो है कैसे तैयारी करें, और इसके साथ क्या इसका कोई प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा क्या, ये देखने के लिए कि जो है प्रश्न कैसे आएंगे, ये सारी बातें हैं। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूं। अगर आप झारखंड में जेट परीक्षा अर्थशास्त्र विषय से देने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपके कोई दोस्त सोच रहे हो तो आप ये वीडियो उन तक शेयर कर सकते हैं। अगर आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हिंदी माध्यम में अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है। अब देखो, सिलेबस की सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिलेबस जेट के द्वारा कोई स्पेशल नहीं डिजाइन किया जाएगा। अभी तो खैर सिलेबस आया नहीं है वेबसाइट पे, जब आएगा भी तो करते क्या है ना, जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है ठीक वही सिलेबस आपको दे देंगे और बोलेंगे कि इसी सिलेबस के तहत आपको अपनी तैयारी करनी है। यूजीसी नेट का सिलेबस अगर आपको डाउनलोड करने में किसी प्रकार की दिक्कत है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से आप जाना, मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर लेना। मोबाइल एप्लीकेशन में सारी चीजें अपलोड है, या टेलीग्राम ग्रुप वगैरह का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम में भी सिलेबस आपको मिल जाएगा यूजीसी नेट का, या डायरेक्ट आप यूजीसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, कोई भी तरीका अपना सकते हो। अब सिलेबस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई सिलेबस कहाँ तक डीप है और कहाँ तक आपको अपनी तैयारी करनी है। उससे पहले बता दूं कि अगर आप ये खोज रहे हो कि जेट का कोई प्रीवियस पेपर मिल जाए तो इस बात की संभावनाएं ना के बराबर है, क्योंकि पिछला जेट जो है वो शायद 17-18 साल पहले हुआ था। तो अब 17-18 साल पहले का क्वेश्चन पेपर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। कहीं से आपको मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हालांकि वो क्वेश्चन पेपर मिलने का भी कोई फायदा नहीं होगा। कारण ये है कि आज के टाइम में हर एक परीक्षाओं का पैटर्न बदल गया है, क्वेश्चंस के लेवल बदल गए हैं, तो उस पेपर को आप ना खोजिए। आपको क्या करना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले चलिए सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी कि सिलेबस को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है। अच्छा, एग्जाम पैटर्न तो आपको क्लियर ही होगा ना, एग्जाम पैटर्न में कोई समस्या आएगी नहीं, क्योंकि आपको ये पहले ही मैंने बताया कि यहाँ पे आपका जो एग्जाम होगा वो आपका 3 आवर का होगा, 3 घंटे की परीक्षा होगी। इसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चंस करने होंगे। 150 क्वेश्चंस, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पे जो 50 क्वेश्चंस हैं ये होते हैं पेपर वन के, पेपर वन जो यूजीसी नेट का पेपर वन होगा, और बाकी के 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे सब्जेक्ट के, और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट के रूप में इकोनॉमिक्स को लेकर के चल रहा हूँ। ये बातें क्लियर है। पेपर वन में आपका क्या आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, डीआई, रीजनिंग, पीपल इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें मिला करके 50 क्वेश्चन आते हैं, और 100 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से रहेगा। इकोनॉमिक्स की बात करें, आपका जो पाठ्यक्रम है वो कुल 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 10 भागों में आपको पाठ्यक्रम बांट के दिया गया है कि ये 10 यूनिट है और इनको आपको पढ़ना है चीजों को कवर करने के लिए। पहली यूनिट की बात करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब यहाँ पे तो आपको देखने में कुछ ऐसे टॉपिक लिखे हुए हैं जो आपको देख के लगेगा यार इतना ही तो है माइक्रो में, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। देखो, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू करोगे तो पहली चीज इन्होंने बोला हुआ है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी।
अब कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में देखो आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा कि उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता का मापन कैसे करेंगे, कार्डिनल अप्रोच क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच क्या है, ठीक है। डिमांड एनालिसिस पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, अनधिमान वक्र जो होता है ना। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ेंगे, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस हालांकि अगली यूनिट में आएगा आपका, ये तो मैंने साथ में बोल दिया। तो देखो यहां पे तो इन्होंने एक चीज लिख दिया कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, लेकिन असल में इसी उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में जब मैं क्लासेस पढ़ाता हूं तो लगभग मान के चलो कि 7-8 लेक्चर हो जाते हैं, तब जा करके आपका एक कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी कंप्लीट होता है। और पूरे यूनिट की बात करोगे तो पूरे यूनिट में यूजीसी नेट में माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर अच्छे से आपको पढ़ाया जाए तो लगभग 30 लेक्चर होते हैं। जेट का अर्थशास्त्र का एक बैच भी शुरू हो रहा है आपका 15 सितंबर से। 15 सितंबर से आपका जेट इकोनॉमिक्स का बैच शुरू हो रहा है हिंदी मीडियम के लिए। और यहाँ पे जो क्लास शुरू होगी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू होगी। क्यों ऐसा है इसके बारे में भी आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो ये अगर आप जुड़ना चाहते हो मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, वहां से आप एडमिशन लेकर के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थोड़ी सी फीस रखी गई है, नॉर्मल है, उतना आप बिल्कुल दे सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो, इकोनॉमिक्स में कुछ सीखना चाहते हो, बाकी कोई बात नहीं। तो मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में आपको वो सारी चीजें पढ़नी है जो आपने अपने बीए एमए में पढ़ा होगा, चाहे उपयोगिता हो, है ना, सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद आ जाओ प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी जो होती है, उत्पादन के सिद्धांत जो हैं। अब इसमें देखो आपको समुत्पाद वक्र पढ़ना पड़ेगा, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम पढ़ना पड़ेगा, पैमाने के प्रतिफल पढ़ना पड़ेगा, कॉब डगलस उत्पादन फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। काफी कुछ आपको यहाँ पे भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। लागत सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, अल्पकालीन लागत क्या है, दीर्घकालीन लागत क्या है, ये सारी चीज आप यहाँ पे पढ़ोगे। एक टॉपिक आ जाता है अनिश्चितता के अंतर्गत निर्णय कैसे लेना है ना। अनिश्चितता के अंतर्गत उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, ये आपको पढ़ना होगा। गेम थ्योरी आपको पढ़नी होगी। अब गेम थ्योरी में दो तरीके आते हैं, एक तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट होता है, दूसरा मैथमेटिकल पार्ट होता है। जो मैथमेटिकल पार्ट होता है वो थोड़ा एडवांस होता है, जैसे कि आजकल यूजीसी नेट में पूछा जा रहा है, लेकिन आपके एग्जाम तक थ्योरेटिकल पार्ट ही आ सकता है। सो बट समझना ये है कि गेम थ्योरी आपको पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो मार्केट। अब मार्केट तो इतना डिटेल में आपको पढ़ना है कि अगर आप मार्केट पढ़ो ना, कम से कम 10 लेक्चर तो आसानी से हो जाते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता, सब कुछ पढ़ोगे आप। एकाधिकार पढ़ोगे, एकाधिकारिक प्रतियोगिता पढ़ोगे, अल्पाधिकार पढ़ोगे, अल्पाधिकार में फिर द्वयाधिकार पढ़ोगे। द्वयाधिकार में जो विभिन्न मॉडल होते हैं, जैसे कूर्नो का मॉडल, बर्टेंड का मॉडल, स्टेकलबर्ग का मॉडल, एजवर्थ का मॉडल, चैम्बरलिन का मॉडल, पॉल एमस्विजी का मॉडल, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। फिर इसी में आगे लिमिट प्राइस थ्योरी भी अगर आप पढ़ पाए तो वो भी पढ़ना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो इतना ब्रॉड है ना कि अगर आप यूजीसी नेट के कंप्लीट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करें तो 30 लेक्चर तो देखो काम चलाने वाली बात होती है। अगर और डिटेल में जाया जाए ना तो यहाँ पे 50 लेक्चर भी कराए जा सकते हैं, यहाँ पर 50 लेक्चर्स भी कराए जा सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, ओके। बट यहाँ है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि उन चीजों पे फोकस कर दिया जाए जो अकॉर्डिंग टू एग्जाम कंपलसरी है ना, परीक्षा के हिसाब से जो जरूरी है। सो लगभग 30 लेक्चर में, 35 लेक्चर में आपका काम जो है हो जाता है। 30-35 लेक्चर में ये मान के चलो कि आपका काम हो जाएगा। तो मार्केट में मैंने आपको बता दिया कि सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है जो आप स्किप करोगे, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, सामान्य साम्यावस्था विश्लेषण। अभी आप पढ़े होंगे ना, सामान्य संतुलन, आंशिक संतुलन, ये वो चीजें हैं, वो आप पढ़ोगे। आगे बढ़ोगे आपको वेलफेयर इकोनॉमिक्स में पैरेटो को पढ़ना पड़ेगा, कल्डर हिक्स को पढ़ना पड़ेगा, स्टोकोवस्की को पढ़ना पड़ेगा, बर्गसन सैमुअल्सन को पढ़ना पड़ेगा। काफी कुछ यहाँ पे पढ़ना है। फिर लास्ट में पहुंचोगे ना, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मोरल हैजार्ड, ये चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये काफी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, इससे लेमन्स मार्केट आप सुने होंगे, मोरल हैजार्ड सुने होंगे, है ना, ये चीजें, एडवर्स सिलेक्शन सुने होंगे,
एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन सुने होंगे। ये चीजें आज के टाइम में ना काफी इंपॉर्टेंट हैं। यूजीसी नेट में इधर से खूब सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा ऐसे टॉपिक को, क्योंकि ध्यान रखना क्वेश्चन पेपर जो आपका बनेगा वो झारखंड लोक सेवा आयोग बनाएगा, और वो ये कोशिश करेगा कि प्रश्नों का स्तर थोड़ा ठीक रखा जाए, लेकिन यूजीसी नेट के बराबर नहीं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि देखो इस एग्जाम को पास करने के लिए जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है ना, वो ध्यान देना है पीवाईक्यू। किसके पीवाईक्यू? किसके पीवाईक्यू? यूजीसी नेट के। और साथ में ये भी बोलूंगा कि आप यूजीसी नेट के जो पीवाईक्यूज करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा करना आप 2012 से लेकर के 2020 तक, है ना। इसके बाद ना यूजीसी नेट का पूरा पैटर्न ही बदल गया है, तो इतने कठिन सवाल तो नहीं पूछेंगे। अगर आप और कर पाए तो 2022 तक इसको कर लेना, और इधर अगर बैक गए तो 2010 कर लेना। अगर आपके पास टाइम इतना मिल जाता है तो आप ये 2010 से लेके 22 तक कर लेना। इससे ज्यादा पीवाईक्यूज भी आपको नहीं करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे आ जाओ। नेक्स्ट यूनिट है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसा कि मैंने बताया कि मैं नेशनल इनकम से यहाँ पे पढ़ाना शुरू करूंगा, राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आप किसी भी एग्जाम में शामिल होके देखिए, नेशनल इनकम अगर उस परीक्षा में इकोनॉमिक्स से सवाल आ रहा है ना, नेशनल इनकम से जरूर आएगा। तो राष्ट्रीय आय से मैं ये झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला कोर्स या बैच शुरू करने जा रहा हूं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ज्वाइन करना। उसके बाद नेशनल इनकम को पढ़ने और समझ, अब देखो नेशनल इनकम में क्या क्या पढ़ोगे, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, मार्केट प्राइस पे जीडीपी कैसे निकालोगे, फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकालोगे। इसके अलावा आप ये देखोगे कि 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी, राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां कौन कौन सी हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का क्या इतिहास रहा है, सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो आगे आप जो है यहां से देखेंगे सेका बाजार सिद्धांत, सबने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। सप्लाई क्रेडिट से छोड़ डिमांड पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, और इसी पे आधारित आपका क्लासिकल रोजगार का सिद्धांत आ जाता है, जो ये मानता है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। लेकिन किन्स महोदय आते हैं और कहते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, हमेशा पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाएगा, एक अनैच्छिक बेरोजगारी वर्तमान विद्यमान रहेगी इकोनॉमी में। और किन्स ने आलोचना किया क्लासिकल थ्योरी की और अपना रोजगार का सिद्धांत दिया, ठीक है ना। तो ये पूरी चीजें आप यहाँ पे पढ़ोगे। उसके बाद फिर पूरा उपभोग पढ़ोगे, उपभोग की 4 परिकल्पनाएं पढ़ोगे, निरपेक्ष परिकल्पना, सापेक्ष परिकल्पना, अस्थायी परिकल्पना और जीवन चक्र परिकल्पना। उसके बाद निवेश पढ़ोगे, गुणक पढ़ोगे, त्वरक पढ़ोगे, गुणक त्वरक अंतरक्रिया पढ़ोगे, आगे चल के उस पर आधारित व्यापार चक्र भी पढ़ोगे। हालांकि इसी में आपका मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति भी आ जा रहा है, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं फिर। आगे देखो यहाँ पे आईएसएलएम मॉडल, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आईएसएलएम मॉडल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझना है तो मैंने YouTube पे इसको पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट चेक करना मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसमें आपको आईएसएलएम मॉडल की वीडियो मिल जाएगी, एक बार देख लेना। इन्फ्लेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और इन्फ्लेशन में देखो फिलिप्स कर्व एनालिसिस आप पढ़ोगे, लॉन्ग रन के लिए भी पढ़ोगे, शॉर्ट रन के लिए, क्योंकि फिलिप्स ने जो पहले अपना सिद्धांत दिया, बोला मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में जो है विपरीत संबंध पाया जाता है। फिर लॉन्ग रन में इसको फ्रीडमैन ने दिया, बोला लॉन्ग रन में फिलिप्स वक्र कैसा हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। ट्रेड साइकिल मैंने बोला आपको व्यापार चक्र पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे तो इन्होंने लिख दिया व्यापार चक्र। अब अगर आप व्यापार चक्र के मॉडल पढ़ने लगो ना, कम से कम आपको 5 से 6 मॉडल तो पढ़ने ही हैं। हार्ट्रे, हेयक, शुम्पीटर, हिक्स का और सैमुअल्सन का, ये 5 तो देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी अगर आप आगे पढ़ पाओ तो अच्छी बात है। फिर मौद्रिक नीति क्या है, राजकोषीय नीति क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये चीजें आप पढ़ोगे यहाँ पे। फिर रैशनल एक्सपेक्टेशंस, जो विवेकशील प्रत्याशा होती है, उसके बारे में पढ़ोगे। अगली यूनिट जो है थर्ड यूनिट से आपका मैथमेटिकल शुरू हो जाता है पोर्शन। अब इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये दोनों चीजें नहीं, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स आपको पढ़नी है। स्टैट में देखो सबसे पहले आप प्रायिकता को पढ़ोगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये चीजें पढ़ोगे। सहसंबंध पढ़ोगे, सूचकांक को पढ़ोगे, ठीक है। पूरा का पूरा आप स्टैट में जो एक डिटेल में चीजों को देखते हो वो पढ़ोगे। और यहां से आपका इकोनोमेट्रिक्स शुरू है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो गया, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। ये चीजें इकोनोमेट्रिक्स में पूरी चीजें आप पढ़ोगे। अब इकोनोमेट्रिक्स की कहानी ऐसी है ना कि देखो ये आपको हिंदी मीडियम में नहीं मिलेगी। मैं भी अगर इसको पढ़ाऊंगा तो मान के चलो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा,
तो अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली यूनिट है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की। अब यहाँ पे आपको शुरू में पढ़ना होता है जो सेट थ्योरी होती है। सेट थ्योरी जिन्होंने 12th में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी वो इससे परिचित होंगे। समुच्चय सिद्धांत कुछ ऐसे है ना, ये चीजें। फिर अवकलन पढ़ोगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन और इनका इकोनॉमिक्स में क्या उपयोग होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप समाकलन को भी पढ़ोगे जिससे आप कंज्यूमर सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस को निकालोगे। आप इनपुट आउटपुट मॉडल को पढ़ोगे, आप लीनियर प्रोग्रामिंग को पढ़ोगे, तो ये चीजें आप, और मैट्रिक्स आप पढ़ोगे, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ोगे, सारी चीजें आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में यहाँ पे पढ़नी होती हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली यूनिट जो है वो है आपका इंटरनेशनल ट्रेड का, यानी कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का। अब देखो, अगर आप जैसे जेट देने वाले हो तो यहाँ पे प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा कम रहेगा, वो आपसे थ्योरी वगैरह भी पूछ सकते हैं, जो व्यापार की थ्योरी हैं, जैसे कि एडम स्मिथ की थ्योरी हो गई, रिकॉर्डो की थ्योरी हो गई, मिल की थ्योरी हो गई, हेक्सरोलिन की थ्योरी हो गई, हैबरलर का सिद्धांत हो गया, ये चीजें, ठीक है ना। फिर इसमें जो और महत्वपूर्ण आ जाता है वो आ जाता है आपका बीओपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगला आपका एक्सचेंज रेट आ जाता है, विनिमय दर का सिद्धांत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें आपको व्यापार की शर्तें मिलेंगी, है ना। अब इसी में देखो, एक्सचेंज रेट में ना विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार हो गया, विदेशी मुद्रा का किस आधार पे क्रय विक्रय किया जाएगा, फिर अगर दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो उनसे क्या लाभ होगा, कैसे होगा, फिर व्यापार की शर्तें महत्वपूर्ण है, कौन सी शर्त किसने दिया, उसका फॉर्मूला क्या है। एक व्यापार गुणक होता है, विदेशी व्यापार गुणक, उसको आपको पढ़ना है। फिर प्रशुल्क, टैरिफ, जो आजकल काफी चर्चा में है यूएस की वजह से, डंपिंग, ठीक है, ये चीजें आप पढ़ोगे। डिवॉल्यूशन भी पढ़ोगे, इसमें सिलेबस में पता नहीं कहीं लिखा है कि नहीं। अवमूल्यन, अवमूल्यन भी आप पढ़ोगे, ठीक है। गैट पढ़ोगे, क्योंकि गैट के बाद ही फिर देखो आपका ना डब्ल्यूटीओ बना था। जब ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था तो असल में वहां पे 3 संस्थाएं बनने वाली थी, एक तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईटीओ, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बट आईटीओ नहीं बन पाया था तो उसकी जगह गैट जो है कार्य कर रहा था। फिर फाइनली 1 जनवरी 1995 को आपका डब्ल्यूटीओ जो है बन जाता है। सो ये चीजें आप पढ़ोगे और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पढ़ोगे। इसके अलावा भी अगर कुछ चीजें जो संस्थाएं हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, वो भी अगर आप पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मतलब अच्छा रहेगा। तो ये आपको ट्रेड में पढ़ना है। आगे बढ़ोगे, पब्लिक फाइनेंस आ जाता है, लोक वित्त, जो कि एक देश के सरकारी क्रियाकलापों से संबंधित होता है। इसमें सबसे पहले आप देखोगे कि मार्केट फेलर कैसे होगा। मार्केट फेलर को देखने से पहले आप ये देखोगे सार्वजनिक वस्तुएं क्या हैं, निजी वस्तुएं क्या हैं, ठीक है ना। मेरिट वस्तु क्या है, मिश्रित वस्तु क्या है, क्लब वस्तुएं क्या हैं, ये चीजें आप पढ़ोगे। फिर वहां पे बाह्यता के बारे में पढ़ोगे, 2 प्रकार की बाह्यता होती है, धनात्मक बाह्यता, नकारात्मक बाह्यता। उम्मीद है कि आप इससे परिचित होंगे। जैसे आपके बगल में कोई ऐसा फैक्ट्री लगा हो जिससे जो है धुआं वगैरह निकलता हो, तो ये नकारात्मक बाह्यता को जो है उत्पन्न करेगा। पीगू ने इससे बचने के उपाय सुझाए थे। धनात्मक बाह्यता, जैसे आपके घर के आसपास में फूलों का बगीचा हो तो बिना कुछ पे किए आपको अच्छी सुगंध मिलती रहेगी हमेशा, है ना। तो ये चीजें, मार्केट फेलर कहाँ पे होता है, ये चीजें आप पढ़ोगे। आगे बढ़ोगे यहाँ पे तो फिर आ जाओ, आप बजट पे आ जाओ। बजट में अब पूरा का पूरा बजटरी सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा कि सरकार का राजस्व कैसे आएगा, कैसे सरकार व्यय करेगी, ठीक है। पूरा टैक्सेशन थ्योरी आप पढ़ोगे, प्रगतिशील कर क्या है, ठीक है ना। और सारी चीजें, मतलब एक आप समझना ना, आइडियल रूप से जितनी चीजें आप टैक्स में पढ़े होंगे, बीए में सब कुछ यहाँ पे आपको पढ़ना है, इसकी थ्योरीज पढ़नी है। पब्लिक एक्सपेंडिचर में आ जाओ, लोक व्यय में। अब इसकी थ्योरीज देखो महत्वपूर्ण है, जैसे कि वैगनर की परिकल्पना, पिकॉक वाइजमैन की परिकल्पना, ये चीजें हमेशा पूछी जाती रहती है। लोक ऋण आपको पढ़ना है, पब्लिक डेट, कि सरकार जो है जितना भी खर्च करती है उतनी आमदनी तो रहती नहीं है, तो उसको कैसे पूरा करेगी, वो चीजें, ठीक है। बजट मैंने आपको बता दिया। बजट जब आप पढ़ोगे ना, बजट में एक दो चीजें एडिशनल होंगी, जैसे कि बजट गुणक हो गया। जब आप टैक्स पढ़ोगे वहां पे आप ध्यान रखना, कर गुणक भी आपको पढ़ना है। अभी सिलेबस में लिखे हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन सवाल पूछते हैं, ठीक है। बजट में जो बजट के घाटे होते हैं, जैसे कि राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, ये आपको लेटेस्ट बजट के जो आंकड़े होते हैं वो भी आपको पढ़ने होते हैं। सो बिफोर योर एग्जामिनेशन, करंट डाटा ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे तो आपको अच्छे से फोकस करना है, जो कि मैं प्रायः पढ़ा देता हूं, आपने देखा होगा चैनल पे वीडियोज को। फिर यहाँ पे अलग से जो है फिस्कल पॉलिसीज,
जो राजकोषीय नीति है उसके बारे में आपको पढ़ना है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, कौन कौन से इनके टूल्स हैं और गवर्नमेंट कैसे इसका उपयोग करेगी। नेक्स्ट यूनिट है आपका मनी एंड बैंकिंग। अब इसमें आप मनी सप्लाई को देखोगे, मनी सप्लाई में आप M1 M2 M3 M4 ये चीजें देख लोगे। सेंट्रल बैंक देखो इसके कार्य क्या होते हैं, सबसे मेजर तो इसका कार्य है क्रेडिट को कंट्रोल करना। फिर आप कमर्शियल बैंक देखोगे जो कि क्रेडिट क्रिएशन करने का कार्य करती है। अगेन आप मॉनेटरी पॉलिसी को देखोगे, मौद्रिक नीति देखोगे, है ना। अब इसके कौन कौन से टूल्स हैं, क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर CRR बढ़ जाए, क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर SLR कम हो जाए, ये आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट में आप देखोगे एनबीएफसी, है ना, ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखना। और फिर आगे आप कैपिटल मार्केट देखोगे, ये आपका 7वीं यूनिट था। 8वीं यूनिट में आप ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखोगे। अब इसमें क्लासिकल से लेकर के लेटेस्ट मॉडल तक आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप पढ़ोगे कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर होता है ना। तो वृद्धि आप उसे बोलते हो जहां पे जो है मात्रात्मक आंकड़ों में ग्रोथ की बात होती है, मात्रात्मक आंकड़े बढ़ने, लेकिन जब गुणात्मक आंकड़ों में बढ़ने की प्रवृत्ति देखी जाए तो वो आर्थिक विकास होता है। जैसे किसी देश में प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना ये वृद्धि को बताएगा, लेकिन लोगों के जीवन स्तर में अगर सुधार भी हो रहा है तो वो आर्थिक विकास के बारे में बताएगा, ठीक है ना। आगे फिर क्या आ जाता है इसमें, आर्थिक विकास सिद्धांत में देखो क्लासिकल अप्रोच आएगा जिसमें एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, इन लोगों ने जो अपने सिद्धांत दिया, सुम्पीटर ने जो दिया, रोस्टोव। फिर संतुलित वृद्धि, असंतुलित वृद्धि जो हर्षमैन ने असंतुलित वृद्धि की बात की है, ठीक है। रोजस्टीन रोडा का प्रबल धक्का उपागम आता है। फिर इसमें देखो अब ये हैरड डोमर, सोलो, रॉबिन्सन, कल्डा, और ये ग्रोथ मॉडल अच्छे से आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तकनीकी प्रगति पढ़नी है, एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल पढ़ने हैं, फिर PQLI, HDI, SDG, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी अपने एग्जाम से पहले, ठीक है, वो मैं पढ़ाऊंगा भी। उसके बाद यहाँ पे शामिल किया हुआ है गरीबी, है ना, गरीबी को शामिल किया है, और हेल्थ को लिया है, एजुकेशन को लिया है, इन चीजों को, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट यूनिट पे आ जाओ, इन्वायरमेंट एंड डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी और इन्वायरमेंट ये चीजें आप पढ़ोगे। इन्वायरमेंट का कोई प्रॉपर आपको बुक नहीं मिलेगा। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे मार्केट फिलर हो गया, कोज थ्योरम हो गया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया, ठीक है, ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। डेमोग्राफी में आओगे तो इसमें बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट आपको पढ़ने होंगे, जैसे जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है ना। इसके अलावा मातृत्व मृत्यु दर क्या होता है, इनके सभी लेटेस्ट आंकड़े भी आपको पढ़ने होंगे जो आपको मिलते हैं SRS डाटा से। SRS बुलेटिन आता है ना, अभी मई 2025 में आया था, तो SRS डाटा से लेटेस्ट आप आंकड़ों को देखेंगे। इसके अलावा आपको लाइफ टेबल आना चाहिए, जो जीवन तालिका बनती है, ठीक है। पॉपुलेशन पिरामिड हो गया, माइग्रेशन का मुद्दा हो गया, जो स्थानांतरण होता है ना, ये लोग एक जगह से दूसरे जगह को जाते हैं, तो ये ओवरऑल चीजें आप डेमोग्राफी में पढ़ते हो, इन्वायरमेंट में। लास्ट यूनिट में अब हम लोग बात करते हैं। लास्ट यूनिट जो है वो है आपका इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो इन्होंने सिलेबस लिखा हुआ है उसको देखने से बेहतर होगा कि आप ये समझें कि इंडियन इकोनॉमी में अब तक आपने जो भी जाना है, जो भी समझा है, वो सारी चीजें पढ़नी है। नई चीजें क्या ऐड करनी है उसके लिए, अब जैसे कि फाइनेंस कमीशन हुआ ना, ये आप पब्लिक फाइनेंस में भी पढ़ते हो, इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ते हो, ठीक है। गरीबी हो गया, असमानता हो गया, बेरोजगारी हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। FRBM एक्ट हो गया, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड में भी पढ़े हो, यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा। व्यापार नीतियां, अब जैसे अभी इस समय इंडिया में ना विदेश व्यापार नीति 2023 चल रही है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर देखो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। अब इसमें स्वतंत्रता के बाद से लेकर के अब तक जो भी कहानियां हुई हैं, चाहे कृषि क्षेत्र में, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में, चाहे सेवा क्षेत्र में, सारी चीजों से आपका परिचय होना चाहिए। तो ओवरऑल देखो इंडियन इकोनॉमी ना काफी ब्रॉड हो जाता है, और इसको हम लोग एक छोटे सिलेबस में नहीं बांध सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी में मान के चलो कि आपको सब कुछ पढ़ना है, जितनी चीजें आप अर्थव्यवस्था से रिलेटेड पढ़ पाओ। अब देखो आपके मन में ये आ रहा होगा कि इतना बड़ा सिलेबस है, हम कैसे इसकी तैयारी की शुरुआत करेंगे। तो देखो उसके रास्ते क्या क्या हैं। एक तो सबसे जरूरी ये है कि आपके पास यूजीसी नेट की PYQ की बुक होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपके पास क्या होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए। और बेहतर ये होगा कि इसके लिए आप पेपर 1 की भी बुक ले लेना और पेपर 2 की भी बुक ले लेना, क्योंकि भाई पेपर 1 के भी 50 क्वेश्चन आएंगे और ये भी मेरिट में जुड़ेंगे, तो इसको आप हल्के में लेने की गलती मत करना।
अब अगर आप पेपर 1 की एक टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहते हो जिसमें थ्योरी हो तो केवीएस मदान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। केवीएस मदान की क्या आती है, पेपर 1 की क्या आती है, बुक आती है। तो एक तो आप केवीएस मदान की पेपर 1 की बुक ले लेना और साथ में पेपर 1 का पीवाईक्यू का बुक ले लेना, पीवाईक्यू के लिए बुक ले लेना। पेपर 2 पे आ जाओ। पेपर 2 का एक तो मैंने बोला कि पीवाईक्यू की बुक ले लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूजीसी नेट का होता है। बाकी जो 10 यूनिट है ये, उसको आप किसी एक बुक में नहीं बांध पाओगे। उसके लिए क्या क्या रास्ते हो सकते हैं? एक रास्ता तो यह है कि आपने जब अपना मास्टर्स कंप्लीट किया होगा, एमए किया होगा, वहां पे आपके पास किताबें रही होंगी, नोट्स रही होंगी, उनका उपयोग करना। दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि आप कोई कोचिंग कर लो, है ना, आप कोई कोचिंग कर लो, कोई क्लास ले लो, वो चीजें आपको हेल्प करेंगी। तीसरा रास्ता यह हो सकता है कि आप बुक्स खरीदो, ठीक है ना, बुक्स खरीदो। अब जब किताब खरीदने की बात आएगी तो आप देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स की ले सकते हो, मैक्रो की ले सकते हो, इंडियन इकोनॉमी की ले सकते हो, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की ले सकते हो। मतलब जहां जहां पे आपको ये लगे कि हाँ चीजें आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर रही हैं, वहां पे आप किताबों के साथ चल सकते हो। तो तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के, पीवाईक्यू पीवाईक्यू डेली पढ़िए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। पीवाईक्यू के लिए मैंने बोला कि आप 2000, चलो 10 ही ले लो, वैसे तो मैंने 2012 बोला था, 2010 से लेकर के 2022, 22 के आगे मत आना। 22 के आगे ना एग्जाम का पैटर्न इतना डिफरेंट हो गया है ना कि मुझे नहीं लगता कि फिर आपसे इस तरीके का सवाल वो पूछेंगे। तो आप आ जाओ कहां पे, मैंने बोला कि 2010 से लेके 22 तक के आप पीवाईक्यूज देखो, उनको सॉल्व करो और पैरेलल में अपना थ्योरी कंप्लीट करते चलो, जो भी चीजें आपके सिलेबस में हैं। जहां पे आपको जरूरत लगे आप किताबें खरीद सकते हो, जहां पे आपको ये लगे कि ये इंफॉर्मेशन या ये जो टॉपिक है आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप गूगल पे सर्च करके वहां से पढ़ सकते हो। जहां पे आपको लगे कि हाँ ये टॉपिक मेरे को पढ़ के नहीं समझ में आया, यूट्यूब पे उसकी वीडियोज खोज के पढ़ सकते हो। हालांकि ये तरीका थोड़ा सा लेंदी होता है, तो अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हो तो अपने परचेजिंग पावर के हिसाब से कोई आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे टीचर पढ़ाने वाले उपलब्ध हैं यूट्यूब पे भी, है ना, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मेरा जो क्लास है, मेरा जो कोर्स है, ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हम 15 सितंबर से क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। ये जेट इकोनॉमिक्स का बैच होगा, हिंदी मीडियम के लिए बैच होगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, आपकी परीक्षा से पहले 5 टेस्ट मिलेगा। तो कंप्लीट अर्थशास्त्र की तैयारी होगी, पेपर 1 को ना सोचना, कंप्लीट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन यहाँ पे मैं आपको कराऊंगा। अगर आपको ठीक लगता है तो आप आ सकते हैं। अभी फीस इसकी कम है, कुछ टाइम बाद थोड़ा सा बढ़ जाती है, जैसा कि सभी कोर्स में आपने देखा होगा कि शुरुआत में फीस थोड़ा सा कम होती है, बाद में थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो ये आपके व्यक्तिगत रुचि का विषय होता है। हाँ, सेल्फ प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो, मैं बराबर कह रहा हूं। अगर आप एक समझदार छात्र हो, समझदार अभ्यर्थी हो, आपके पास अगर सिलेबस है, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट के, आपके पास किताबें हैं, आपके पास एक स्मार्टफोन है, आप आसानी से सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, आपको जो पढ़ाई करनी है वो यूजीसी नेट के सिलेबस पे करनी है, वो यूजीसी नेट के एग्जाम पैटर्न पे करनी है, वो यूजीसी नेट के क्वेश्चंस के आधार पे करनी है। लेकिन क्वेश्चन का जो आधार लेना है वो आपको कहां तक का लेना है, 2022 तक का, उसके बाद का ना लेना, क्योंकि उसके बाद चीजें बहुत बदल गई हैं। उतना कठिन पेपर नहीं आएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि जेट इसलिए कराया जा रहा है जो लोग नेट नहीं पास कर पाए हैं। तो पेपर कभी भी यूजीसी जैसा नहीं आएगा जैसा कि आजकल यूजीसी का आ रहा है, लेकिन आप 2022 तक का पीवाईक्यू जरूर देखना। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन।